राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी लर्नर्स को पता है कि हमने एक बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अब तक हम लोगों ने 66th, 65th, 64th और आज के इस सेशन में हम लोग 63rd वाले बीपीएससी के प्रश्न का उत्तर एक एक करके उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों, अपना प्रश्न संख्या 1 कमेटी या कमीशन बोल लो, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कुछ कमेटियां का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन कमेटियों में से न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश कौन सी कमेटी ने की थी। और इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है और पांचों ऑप्शन हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी। मित्रों देखो, न्याय पंचायत वाली जो बात है 1960 के दशक में इसकी मांग होने लगी। अब जब जनता किसी चीज़ की मांग करती है तो सरकार उसको सुनती है, आज न कल सुनेगी। तो सरकार ने न्याय पंचायत बनाने के लिए एक टीम का गठन किया और टीम के गठन किया तो उसके चेयरमैन उस टाइम 1960 में मांग उठा और 1960 में उसके लिए एक स्टडी करने के लिए ग्रुप बनाया और तब उसके चेयरमैन थे कौन? सीजे राजगोपाल। उसके चेयरमैन उस टाइम के थे सीजे राजगोपाल करके थे। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कुछ बात आगे बढ़ाया। बात आई 1973 में। उस समय इसके चेयरमैन थे जस्टिस कृष्णा अय्यर। ठीक है, और इसके कुछ दिन के बाद जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तब अशोक मेहता कमेटी बना था। ये अशोक मेहता कमेटी बना था, जनता पार्टी आई थी उस टाइम में 1978 की कहानी है, 1977 और 1978 की कहानी है। ठीक है, तो उस कमेटी ने कह दिया कि हाँ, न्याय पंचायत की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने अशोक मेहता कमेटी ने रेकमेंड कर दिया था, मतलब रिकमेंडेशन लाया था, यानी सिफारिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। देखो, ये भी एक तरह से लोकल लेवल का, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उससे रिलेटेड है। तो देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या नहीं आता है। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य तो आता ही है। ठीक है, स्वच्छता भी आता है। जनोपयोगी सुविधा का मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये भी आता है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसमें क्या है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन पंचायती राज से ही। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो देखो, 3 तरह की सूचियां बनाई गई है। यूनियन लिस्ट, मैं बताता हूं आपको, याद रखना। यूनियन लिस्ट, फिर आपका स्टेट और कंकरेंट। यूनियन का मतलब क्या हो जाता है? संघीय, स्टेट का राज्य, और कंकरेंट का मतलब हो जाता है समवर्ती। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली जो होता है इन 3 में से, यानी संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से किस में आता है? तब देखो, पंचायती राज सूची के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50% रिजर्वेशन, मतलब पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन स्त्रियों के लिए
किसने, कौन से राज्य ने वैध किया है, यानी कौन से राज्य ने इसे लीगलाइज कर दिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार, हाँ बिहार ने कर दिया है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल। यानी इस तरह से ऑप्शन में क्या हम देख रहे हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं कि इन चारों राज्य में चारों राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को लीगलाइज कर दिया है। तो 1, 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन डी में। तो अपना ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, धन विधेयक बिल पेश किया जा सकता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनी बिल जो होता है इसे रिप्रेजेंट कहाँ किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों हाउस में, या कभी कभी जब दोनों हाउस का ज्वाइंट मीटिंग होता है तब। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखना, और ये भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे लोकसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मनी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश क्वेश्चन पॉलिटी से ही आ रहा है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? यानी हमसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय, एकात्मक, संसदीय, या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो देखो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। मतलब फेडरल इन नेचर, इसका नेचर क्या है? फेडरल है, और स्पिरिट में क्या है? यूनिटरी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी प्रकृति से संघीय किंतु भावना में एकात्मक। जो हमारा इंडिया है वो फेडरल सिस्टम का ही गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, और इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल सिस्टम बनाता है हमारा गवर्नमेंट के, और इसमें वो सारे फीचर है जो एक फेडरल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसे इस तरह से क्या कहा जा सकता है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। और ये संविधान सर्वोच्च न्यायालय वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इजी आंसर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का चेयरमैन बोला जाता है। ठीक है, चेयरमैन। और प्रेसिडेंट के बाद सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस को होल्ड करने वाले व्यक्ति होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और लोकसभा, देखो लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर होता है। लोकसभा में स्पीकर होता है, और राज्यसभा में क्या होते हैं? चेयरमैन होता है। तो लोकसभा में जो दायित्व का निर्वहन स्पीकर के द्वारा किया जाता है, वैसे ही राज्यसभा में उनके पैरेलल जो भी दायित्व होता है उसका निर्वहन राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? आपको ऑप्शन दिया गया है मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो जो निचली सभा होती है, निचली सदन होती है लोकसभा, उसके प्रति ये जिम्मेवार होता है, इसके प्रति ये जवाबदेह होता है। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका न्यूनतम उम्र होना चाहिए नॉट लेस दैन 25 ईयर। ठीक है, नॉट लेस दैन 25 ईयर। और यही अगर
राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो नॉट लेस देन 30 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लोकसभा के लिए, ये हो गया राज्यसभा के लिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है? तो मित्रों उनके रिटायरमेंट की एज होती है 65 साल। पैंसठ साल के बाद वो उस पद पे आसीन बैठ नहीं सकते हैं, यानी 65 साल के उम्र तक सर्वोच्च न्यायालय की मतलब रिटायरमेंट की जो एज होती है उनकी 65 साल की होती है। तो 65 साल यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? जो केंद्र सरकार है उसमें उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? यानी हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईएस्ट सिविल सर्विस सेंटेंस इन किसमें? इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह सचिव कहाँ पे है? कैबिनेट हो जाएगा। कैबिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो इसमें देखो जो सबसे मेन समस्या है ना भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में, वो असंगठित क्षेत्र है। इससे पता ही नहीं लगता है कि इन लोगों की आय कितना है। तो इस तरह से असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड एरिया भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इस सही तरह से जानकारी हमें नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस करने के लिए भारत का जो अपेक्स बैंक है, भारत का जो अपेक्स यानी सबसे ऊंचला, अपेक्स को मतलब सबसे ऊपर वाला बोलते हैं, तो अपेक्स बैंक कौन है? तो देखो भारत में कृषि क्षेत्र में रीफाइनेंस करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए एक बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पूरा नाम इसमें दिया गया है, यानी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 14वें वित्त आयोग यानी 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग राज्यों का प्रतिशत जो है 42% का है, ठीक है। 42% और 42% ऑप्शन डी है, यहाँ पे टिक नहीं हो रहा है, ये लो मैं टिक कर देता हूँ, ये 42%, ठीक है। 15 हो गया, 16। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? मतलब इसका इस तरह से बोला जाए कि भारत के कौन से सेक्टर में हाईएस्ट एफडीआई है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एनर्जी के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, ठीक है। जो भारत का एफडीआई सबसे ज़्यादा खींचता है कौन से क्षेत्र में? तो सर्विस सेक्टर में, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है और उस समय कोई और थे, और अभी के हैं श्री शक्तिकांता दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार तो पहले समझो, मतलब जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है उसका साइज क्या है? तो उसका साइज यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम, यानी ऑप्शन डी। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है।
अब क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब मित्रों होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, तो ग्लोबलाइजेशन में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखो, आयात शुल्क में कमी ये ग्लोबलाइजेशन में सम्मिलित है, यानी आप क्या करते हो, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाते हो तो ग्लोबलाइजेशन ही करने के लिए। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन नहीं। फ्री फ्लो ऑफ FDI, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ये सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा 20। भारत में अर्थ शोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? अर्थ शोधन अधिनियम, निवारण अधिनियम का मतलब तो समझो, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करने के लिए कौन एक एक्ट है जिसे हम अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही करते हैं। तो ये इंडिया में कब आया? तो ये इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वर्ष 2005 में आया। वर्ष 2005 में किनकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है। और ये लॉ कब बनाया गया था? 2002 में। 2002 में किसके नेतृत्व में? उस समय यानी कि सरकार थी वाजपेयी जी की सरकार थी। और PMLA एक्ट 2002 में ही आया था, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। और इसको बनाया ही गया था अर्थ शोधन निवारण अधिनियम के लिए, ठीक है। और ये अफेक्टेड कब है? विथ अफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? ट्रिम्स कहाँ गया भाई, ये तो ऊपर ही कुछ चला गया, ये रहा। ट्रिम्स यानी आपसे क्लियर पूछा जा रहा है कि इनमें से दिए गए शब्दों में से ट्रिम्स का पूर्ण रूप कौन सा है? तो इसका सही मतलब हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय। व्यापार संबंधित निवेश उपाय यानी ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, टी से ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, तो इसका हिंदी हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? मित्रों, नीति आयोग अस्तित्व कब में आया? ये मोदी जी के आने के बाद आया। तो इस तरह से ऑप्शन में आप देखोगे तो 2014 के बाद आया, और उनकी सरकार कब बनी थी? मई 2014 में। तो एक ऑप्शन खत्म हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, लेकिन एक ही दिन है, ठीक है। और वह दिन क्या है? 1 जनवरी 2015, ठीक है। 1 जून 2014 को भी नहीं हो सकता है, तो 1 जनवरी 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक इज अ बैंक बेस्ड इन बिहार की राजधानी पटना, यानी गुल्लक बच्चा बैंक बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है। और यह बच्चों के द्वारा ही चला जाता है, बच्चों के द्वारा ही चलाया जाता है। बाल भवन किलकारी जो कि पटना में है, वहाँ बच्चों के द्वारा चलाया जाता है। और बच्चों में सही हैबिट के लिए, यानी कि सही आदत डालने के लिए ऐसा इनिशिएटिव लाया गया है, सही आदत को डालने के लिए, ठीक है। मनी को कैसे सही से यूज किया जाए और कैसे इनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, इसी सब को ध्यान में रखते हुए गुल्लक बच्चा बैंक को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? मित्रों, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने का। ये अगला क्वेश्चन 25 सेंसस से रिलेटेड है, और 2011 का सेंसस ही अभी उससे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो अपन बिहार। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में है, यानी द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपेरिजन विथ अदर स्टेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय। न्यूनतम से द्वितीय कुछ अलग लग रहा हो तो इसको मैं बता देता हूँ, सेकेंड लोवेस्ट। सेकेंड लोवेस्ट, ठीक है, न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो जो न्यूनतम सबसे लोएस्ट इनकम क्या है, यहाँ में भी बिहार टॉप कर रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग क्या है? तो यहाँ में भी अगेन बिहार का, इन सब मामलों में बिहार टॉप करता है अगर लोएस्ट की बात किया जाए तो। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आप देख रहे होगे आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एपी से अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पे सड़क की लंबाई क्या है? देखो ऑप्शन कितना आसान दे रहा है, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड लोएस्ट। अगेन सेकेंड लोएस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ड्यूरिंग 10,000 ईसा पूर्व का मतलब, ईसा पूर्व को कैसे मित्रों नोट करते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट। तो 10,000 BC द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज कितना था? देखो इसका क्या 10,000 BC में हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते थे कि उस समय भारत की विश्व की जनसंख्या क्या थी, क्योंकि मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं था, सेंसस नहीं होता था, सारे देश अलग अलग बटे हुए थे, एक प्रॉपर उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। तो इस वजह से 10,000 ईसा पूर्व विश्व की टोटल पॉपुलेशन कितना था, वो उसका नंबर, एग्जैक्ट नंबर बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम ऑप्शन ई की तरफ जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि जितने भी डिफरेंट थिंकर थे कुछ अकॉर्डिंग अपना मेजर बताएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर भी डिफरेंट आएगा, यानी एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 32, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? इसका सही आंसर आप लोगों को बनाना है मध्य अफ्रीका तथा प्रशांत प्लेट। वैसे ही ऑप्शन बी में है दक्षिण अफ्रीका तथा प्रशांत प्लेट, और लाल सागर तथा फारस की खाड़ी। इन तीनों को देखने के बाद ऊपर वाला जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, यानी सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल, यानी कि यूएसए का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग रीजन, ये वाला ऑप्शन डी। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। यूएसए का रस्ट बाउल पिट्सबर्ग सिटी से या एरिया से या रीजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, से संबंधित है? तो
तो इसका सही आंसर इनमें से हो जाएगा सक्षमता उपागम, यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। उपागम का मतलब आप लोग ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, उपागम का मतलब होता है अप्रोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्थर के नाम से जाना जाता है? देखो, तो कहवा पत्थर के नाम से जो जाना जाता है ना, सेंटोस को जाना जाता है, सेंटोस। कहवा पत्थर के नाम से सेंटोस को जाना जाता है, ठीक है, सेंटोस। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना होगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया ही नहीं है। चलो, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन ई सही होना चाहिए। अच्छा, इनमें से निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो अगर एमपी नहीं है तो एमपी के बाद कौन सा आता है? एमपी तो सबसे ज़्यादा है ही, और एमपी के बाद जो नंबर आता है मेरे अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 77,000 के आसपास है, 77,000, और अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर एरिया शायद 67 के, मतलब ये 67 के किलोमीटर स्क्वायर, ये सब किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो मित्रों, जो ये जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है, जिसे हम अलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल। तो ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो भारत में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कितना योगदान है? तो मित्रों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का अराउंड 22% का योगदान है। जो 22% का योगदान करता है ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जल से जो बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो जो 91 का जो जनसंख्या हुआ था, 91 का जनसंख्या, उसको हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानते हैं, यानी 1921, 1921 का। क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा 40, 36। तमिलनाडु के सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाया जाता है? तो ये मदुरै में पाया जाता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती कपड़े के मिल कहाँ पाया जाता है? तो मदुरै में पाया जाता है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। कोयम्बटूर में पाया जाता है, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो देखो, रबर उत्पादन में सबसे ज़्यादा नाम केरल राज्य का आता है, ठीक है, केरल राज्य। पेन लेने सेलेक्ट करने दो, इंक में बदलता हूँ, चलने दो, केरल, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, यानी कि नेशनल वाटरवे, जिसका नाम नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ, किनको किनको जोड़ता है?
तो ये देखो जो फर्स्ट वाटरवे था यानी नेशनल वाटरवे 1 ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, हल्दिया टू इलाहाबाद। इसका बहुत फ़ायदा होगा, एक तो रोड बचेगा, रोड पे जो भारी सामान लेके ट्रक वाले चलते हैं उनसे रोड का नुकसान होता है, और अगर जल मार्ग से जाते हैं तो वो रोड का नुकसान टल सकता है। ठीक है, तो अच्छी पहल है भारत सरकार का, देखते हैं कब तक ये रंग लाता है। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? मित्र देखो जो खेतरी बेल्ट है ना, खेतरी बेल्ट वो कॉपर माइनिंग यानी कॉपर माइनिंग मतलब क्या होगा, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है उसे हम लोग पुनपुन नदी के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, और ये पुनपुन जो नदी है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ट्रिब्यूटरी है पुनपुन नगर। ठीक है, और ये गंगा जी को कहाँ ज्वाइन करती है? फतुहा के पास। कहाँ? फतुहा। क्वेश्चन नंबर 45, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु CWG के हिसाब से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, CWG का मतलब मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ पे देखो अलुवियल नए तरह का अलुवियल सॉइल पाया जाता है। अभी मतलब कि नदी के तरफ एक तो अलुवियल सॉइल ही पाया जाता है, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के ज़िले में जो नए तरह के अलुवियल सॉइल है वो पाया जाता है, यानी न्यूअर एलुवियम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिवेणी नहर किस नदी पे स्थित है? तो त्रिवेणी नगर यानी त्रिवेणी कनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो ये त्रिवेणी नदी है गंडक नदी के ऊपर निर्माण किया जाएगा या निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है? जो जैन धर्म के प्रवर्तन थे भगवान महावीर, उनका मुख्य स्थान कौन सा है? देखो मुख्य स्थान क्या बोलते हैं? द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, जो कि जैन रिलीजन के प्रवर्तक थे या ओरिजिनेटर थे, कहाँ पे वो अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। और पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमूर का पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से है। और मित्रों स्वामी सहजानंद से रिलेटेड बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मैं कहूँगा कि स्वामी सहजानंद की एक आर्टिकल की आप लोग पढ़ लाओ, जिससे उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आसानी से हो जाए। तो आइए अब की बार यानी कि 63वीं बीपीएससी में स्वामी सहजानंद के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो मित्रों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक प्रतियोगिता का प्रकाशन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं।
हाँ, यहाँ पे सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, यानी इनमें से दो ऑप्शन आ गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये किसके चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, तो उसी से इंस्पायर होकर मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में 1922-23 में ठीक है, मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया था, जिसमें मोहम्मद जुबैर क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे और श्री कृष्ण सिंह वाइस प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 54, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखो, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, तो उसके सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 55, हु वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? देखो, बिहार से भारतीय संविधान सभा में सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा में अध्यक्ष जो थे वो मल्टीपल लोग थे, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इसलिए ऑप्शन ई को हम लोग राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, चंद्रिका राम थे, जगजीवन राम थे, जयपाल सिंह थे, ज़्यादा लोग थे, सचिंद्र नाथ सिन्हा थे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक से अधिक आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में गठित 1937 में जो सरकार था, उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद, फादर ऑफ पाकिस्तान इज लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र बाबू के हिसाब से भारत से जो अलग हुआ देश पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन रिनेम्ड एज गांधी मैदान एक कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जब महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, आफ्टर द डेथ ऑफ एमजी यानी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाई यहाँ पे फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी, तो यहाँ पे एक तैयब जी को छोड़ दो, तो ये जो तीनों हैं फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनके द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन कब किया गया था? तो डेट था 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62,
कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्नल वाइली की हत्या के किसे मृत्युदंड का सजा दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा को कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, और इनको फांसी कब मिली? 1909 में, 1909 में। ठीक है, 62। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो इस अधिनियम का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें एक कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1922 में किया था। ये ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है, 1924 आंसर होना चाहिए। 1924 बेलगाम, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर है, वहाँ पे अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924। 1924। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? अब की बार 67 के री एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेवेल। और हूबहू यही रिपीटेड क्वेश्चन था। वेवेल जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जौन सा भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही जाओ। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट वाज रिटन बाई। नाउ और नेवर पैम्पलेट वाज रिटन बाई रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी, ये भी क्वेश्चन आया था 67 में। ठीक है, री एग्जाम में सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती को मित्रों गैर कानूनी विलियम बेंटिंक ने घोषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पास्ट किस ईयर में हुआ था? यानी व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पास्ट? तो दिस लैंड एलियनेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1900। इन द ईयर ऑफ 1900 पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पास्ड। ठीक है, यानी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम सन 1900 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 70, राज विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? तो राज विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी मैक्सिमम टाइम बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप लोग इस सीरीज को देखना एकदम देखना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना, क्योंकि यहाँ से उनके हर एक एग्ज़ाम में 40 से 50 नंबर बनेंगे, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, तो द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज एस्टेब्लाइज्ड अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, गणित का क्वेश्चन है, गणित। क्वेश्चन नंबर 71 मैथ्स का क्वेश्चन है और प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि एक नंबर है
जिसको हम अगर 342 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल 47 आता है। और पूछा जा रहा है व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। अगर उसे शेष नंबर, देखो बड़ा सिंपल तरीका है, ध्यान देना। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि एक नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, इसको 342 से डिवाइड किया जाता है 342 से, तो रिमाइंडर क्या आता है 47 आता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। तो यहाँ देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है और फिर बोल रहा है कि वैसे नंबर को अगर फिर 19 से डिवाइड किया जाए सेम नंबर को, तो 19 को इस रिमाइंडर से डिवाइड कर दो 47, क्या आएगा 19 2 38 और यहाँ पे रिमाइंडर 9 आया, तो अपना उत्तर यही 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इस वीडियो को देखना, मैथ्स क्वेश्चन तो खास करके देखना। क्वेश्चन नंबर 72, देखो एक आदमी है जो कि 66 इंटू 2/3% 66 इंटू 2/3% अपने इनकम का खर्चा कर देता है, ठीक है, अपने इनकम का खर्चा कर देता है। और इस तरह से वो सिर्फ 1200 रुपये ही बचा पाता है, 1200 रुपये ही सेव कर पाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिज मंथली एक्सपेंसेस, देखो ये तो एक्सपेंडिचर है, देखो इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है आप जो खर्चा करते हो वही आपका इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर 66 इंटू 2/3% है तो सेविंग कितना हो जाएगा 33 इंटू 1/3%, ये क्या हो जाएगा, ये सेविंग हो जाएगा, जो कि 1200 के बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इतना आ जाता है, तो 1200 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2400, यानी उसकी मंथली एक्सपेंस क्या होगा 2400 रुपये। आसान से समझना, बिल्कुल आसानी से मैं समझ रहा हूँ। 66 इंटू 2/3% उसकी एक्सपेंस है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 33 इंटू 1/3%, और ये 1200 रुपये उसकी सेविंग है। अब देखो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके एक्सपेंस आ जाता है 66 इंटू 2/3। तो इस तरह से 1200 में भी 2 से गुना करने पे हमारा उत्तर 2400 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73, A man gain 20% by selling an article for certain price. If he sell it's double the price, the percentage of profit will be। देखो पहले क्या करता था, मान लो 100 पे लेके बनाता हूँ, 100 रुपये था, ठीक है, और वो 20% का गेन करता है, यानी 120 में बेचता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये मतलब मान लो सेलिंग प्राइस है, ये पहले की बात है, ठीक है, और ये और अब क्या करता है, इफ़ ही सेल्स इट एट डबल्स द प्राइस। अब देखो यहाँ से इसको क्या किया, डबल कर दिया यानी 240 रुपये में बेच रहा है। अब 240 रुपये में बेच रहा है तो अब परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट 240 पे ही निकालेंगे, 240 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, या परसेंटेज कर लो। तो इस तरह से देखा जाए तो 140 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है मित्रों, देखो 74 को मैं प्रेफर करूंगा यूनिटरी मेथड से, आप लोग बना लो यूनिटरी मेथड से, यानी एक नियम से बना लो। इसमें कहा जा रहा है कि 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, तो उस वुमेन का टोटल वर्क क्या होगा, 7 इंटू 10 यानी 70 यूनिट किसी काम को, ठीक है।
एंड 10 चिल्ड्रेन टेक, और यही काम अगर चिल्ड्रेन करते हैं, यही काम चिल्ड्रेन करते हैं तो वो 14 दिन लेते हैं, तो उनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो इस तरह से यूनिटरी रूल में बना लेना। वुमेंस का एक दिन का वर्क, वुमेंस का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/7, 1/17। ठीक उसी तरह चिल्ड्रेन का एक दिन का वर्क 1/140। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, और इसमें 5 वुमेन बोला जा रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और कितने चिल्ड्रेन 10 चिल्ड्रेन, तो यहाँ 10 चिल्ड्रेन यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसे अगर सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो वेरी गुड, तो सिंप्लीफाई करने पे देख रहे हैं हाँ ये 14 से कट गया, और यहाँ से देखो ये भी 14 से कट गया, यानी 1/14 प्लस 1/14, तो सीधा सीधी आंसर हो जाएगा 2/14। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन को वही काम करने में अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग जाएंगे 7 दिन लग जाएंगे। 7 दिन ऑप्शन में देखो है या नहीं, 7 दिन है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 दिन। ये देखो 7 दिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 11 एंड 19 आर डिविजिबल बाई 7। यानी 7 से वैसे नंबर बताओ जो कि 11 और 90 के बीच भाग लग जाता हो। तो कितना आसान है, देखो 7 से 11 और 90 के बीच 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84, 91, 98। अब इनको काउंट करो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी। काउंट कर लो फिर से, कहीं कोई गलती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है 12। ठीक है, मित्रों क्वेश्चंस को देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 11 एंड 19 बोल रहा है, तो यहाँ से क्या करो 98 को हटाओ, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ही होगा सही आंसर। ठीक है, 10 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है मित्रों, क्या है बोट से रिलेटेड है, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक आदमी है जो कि नदी में, यानी नदी जो स्थिर है, यानी नदी बह नहीं रही है, नदी ऐसे फ्लो नहीं कर रही है, नदी स्थिर है, तो उसमें वो उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। और नदी अगर ऐसे ऐसे बढ़ रही है, बह रही है, फ्लो कर रही है, और नदी की फ्लो की स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर एन आवर। तो ऐसे ये 50 मिनट लेता है उस प्लेस में जाने में और आने में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेस की दूरी क्या है। देखो STDA फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है 50 मिनट उसको लगता है, तो और 50 मिनट को 60 में कर दो, सेकेंड आ जाएगा। और डिस्टेंस भी निकाल लो, डिस्टेंस कितने हैं मित्रों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ही अपन लोग को निकालना है। तो DA हो गया, D अपॉन स्पीड में क्या लिखेंगे, एक तो स्पीड में 7.5 और 9 को कर दो
1.5 को कर दो तो 9 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इन दोनों को अगर घटा देते हो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड घट जाते हैं और डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड जुड़ जाते हैं, तो d/6। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। देखो, एक प्रिंसिपल मनी है जो कि 2 साल में 4624 रुपये हो जाते हैं, और तीसरे साल में यही 4913 रुपये हो जाते हैं। यानी 1 साल का ब्याज हम लोग देखा जाए तो 289 रुपीज़ बन के आते हैं। 1 साल का ब्याज 289 रुपीज़ बन के आते हैं। और अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले 46,026 इंटू 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6.25%। और 6.25 का मतलब होता है 1/16। ठीक है, 1/16। ठीक है, मैं इधर का रब करता हूँ। रब हो गया, इंक को चेंज करता हूँ। रेडिंग को लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इस 16 क्या हो गया, अब तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 16 हो गया, और अमाउंट जो प्रिंसिपल और सम को मिला के 17 होगा। अगर 2 साल के लिए बात करें तो 2 साल के लिए बात करें तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 17, ये 256 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे बन के आएगा 4624, जो कि अपने 2 साल का यहाँ अमाउंट बन के आया था। ठीक है, 4624 यहाँ 2 साल का अमाउंट बन के आया। अगर इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा 4096, यानी कि यही तो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ऑप्शन अपना सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, देखो एक आदमी है जो कि बाई करता है किसी शेयर को 20 रुपये में, तो उसको 9% का डिविडेंड मिलता है, और आदमी क्या चाहता है कि उसको 12% का इंटरेस्ट मिले ऑन उसके मनी पे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर क्या होगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर क्या होगा। देखो, एक तो 20 रुपये में खरीद रहा है और उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है 9%, यानी 9/100, और इसी पे वो क्या चाहता है कि उसका जो अमाउंट है उस पर 12% का ब्याज मिले। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 4 5 जा 12, यानी x इक्वल टू 15। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर विल बी 15 रुपीज़, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पाई चार्ट से रिलेटेड है। द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the spending of a country on a various sports during particular year. Study the chart carefully and answer the question. क्वेश्चन क्या है, हाउ मच % लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन ऑन क्रिकेट। मतलब हॉकी पे क्रिकेट के कंपेयर में फुटबॉल पे क्रिकेट के कंपेयर में कितना % कम खर्चा किया गया है। तो फुटबॉल का देखो यहाँ पे 54 है, और क्रिकेट का कितना है, क्रिकेट का 81 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परसेंटेज ही हमको पूछा जा रहा है, तो 81 - 54, और क्रिकेट में पूछा जा रहा है तो 81 ही कर दो इंटू 100, तो यहाँ 27 इंटू 31 3, यानी आंसर हो जाएगा 100/3। इसका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा 33 इंटू 1/3%। कहाँ पे है, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 80 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और इन्वेस्टमेंट में एक फार्मूला आप लोग याद रखना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रेशियो
और टाइम रेशियो इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है, ए और बी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा है और उनका रेशियो होता है ए 76,000 रुपये 12 महीने के लिए और इसका कितना 2 साल के लिए। और ठीक यहाँ पे 57,000 इंटू एक्स यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2 6 जा 12 और यहाँ पे 57 और 76 है। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर अपना आ जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 76 जीरो हटा दो, 76 इंटू 6 अपॉन 57। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो उत्तर आता है हमारा 8। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन, तो देखो बी जो है वो तो 12 महीना कर रहा है और ये 8 महीना हुआ, तो यानी कि 4 महीने के बाद बी ए को ज्वाइन करता है। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर 4 हो जाएगा। तो बी जो है 4 महीने के बाद ए को ज्वाइन करता है। ठीक है, बाद में 8 आया था ना उत्तर बी का, और ये तो 12 था ना, तो 12 माइनस 8 करोगे तो 4 ही होगा ना। तो 4 मंथ बाद उसने ज्वाइन किया। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बने होते हैं, तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, जिनका फार्मूला होता है SiO2। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रोमीन क्या होती है। मित्रों, ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन जो होती है वो लाल रंग की होती है, यानी रेड लिक्विड, ब्रोमीन रेड लिक्विड होती है। क्वेश्चन नंबर 83, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या होती है। मित्रों, जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है, वेल्डिंग करने के लिए जो गैस का प्रयोग की जाती है उसका नाम क्या है, तो उसमें जो प्रयोग की जाती है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जाती है, यानी C2H2। ठीक है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, गैल्वेनाइज्ड लोहा के पाइप पे परत होती है किसकी। गैल्वेनाइज्ड जो आयरन होता है उसके लोहे पे जो कोटिंग होता है वो किसकी होती है, तो जिंक की होती है, और जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ता। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपरी परत पे जो कोटिंग होता है वो जस्ता का होता है, यानी कि जिंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 35, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, यानी कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसका वेवलेंथ जो होता है वो कितने उसका रेंज होता है, तो 3900 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है। कपड़े साफ़ करने में जो मतलब कि जो हम लोग कपड़ा वॉश करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं ना कपड़ा साफ़ करने के लिए, तो उसमें डिटर्जेंट को यूज करने के लिए जो डिटर्जेंट होता है कपड़े साफ़ करने के लिए वो किसके बने होते हैं, तो सल्फोनेट से बने होते हैं। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट के होते हैं। ठीक है, किसके, सल्फोनेट। ठीक है, याद रखना, सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 87, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। मित्रों, आप देखते हो कि बहुत टाइम मानव शरीर से मतलब पसीना निकलता है पानी की तरह, तो जो एलिमेंट होता है एक्सक्रीटेड होता है, एक्सक्रीटेड थ्रू द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, वो क्या होता है, तो इनमें से ऑप्शन में गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता है। भाई इतना कीमती चीज़ निकलता है क्या हमारे शरीर से, नहीं, उसका नाम होता है हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उसको ऐसे याद कर लो, ब्लू विट्रॉल ही बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल ही बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। क्वेश्चन नंबर 88,
नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी वुलुविट्रॉल। वुलुविट्रॉल का रासायनिक रूप से क्या है? वुलुविट्रॉल का रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, यहाँ पे हम लोग सल्फोनेट कर रहे थे, तो यहाँ से सल्फोनेट से बहुत है और कंफ्यूज नहीं होना चाहती है। और यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने एक गलत चीज़ यहाँ पढ़ने में मैंने गलत कर दिया, लगातार पढ़ रहा हूँ, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे जो मैंने था 88 क्वेश्चन को 87 से मगअप कर दिया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान देना। पसीने के रूप में क्या निकलता है? पसीने के रूप में मैग्नीशियम निकलता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और नीला थोला रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है ना? वुलुविट्रॉल का केमिकल क्या नाम है? हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ठीक है। थोड़ा पे यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गया था, मुझे पढ़ने में मैंने गलती कर दिया था, ठीक है। 89, इसलिए अब एक एक क्वेश्चन को ही कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा, इससे आगे का क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो दिक्कत नहीं होगी। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है सेंटर में एटम का, वो क्या कहलाता है? सबको पता है, न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस के यानी सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और सब्लिमेशन का सही आंसर क्या होता है? ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन। क्वेश्चन नंबर 91, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन का। कार्बोहाइड्रेट को ये लोग रेगुलेट करता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या होता है? बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि सेक्रेटेड होता है पैनक्रियाज के द्वारा, और ये क्या करता है? ब्लड, जो हमारे शुगर होता है, ग्लूकोज ब्लड में, उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और ये छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, उनको मारने के लिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? यहाँ पे कुछ फसलें हैं, यानी अनाज है, उनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो मित्रों इसमें कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चावल ही होता है, ठीक है। मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चावल ही होता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी पे जाएंगे। क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को ही ऑप्ट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो मैक्सिमम एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु सोना कौन है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियम। तो मित्रों जो सबसे हाईएस्ट जो होता है मेटल, सबसे हाईएस्ट मेटल जो होता है वो प्लेटिनम ही होता है। क्या होता है? सबसे हाईएस्ट मेटल जो होता है वो मेटल ही होता है, हेवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु होता है, यानी हेवीएस्ट मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो मित्रों स्टेनलेस स्टील मेनली लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ठीक है, क्रोमियम का। और जो इसमें क्रोमियम होता है अराउंड 10.5% पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96,
टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या होता है? तो मित्रों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यह जिप्सम होता है। आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन में 2 परमाणु त्रिबंध से जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और आयनिक बंध। तो ये एल्कीन होता है। देखो एल्केन में 1 और एल्कीन में 2, ठीक है, और यही अल्काइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 परमाणु द्विबंध के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो तो जो सिरका जो होता है ना उसको आप लोग खरीदते होगे, और विनेगर जो बोलते हो ना, विनेगर सिरका ही होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है, सिरका क्या होता है? तो सिरका बेसिकली क्या होता है? एसिड होता है भाई, तो इसका एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? मित्रों जो हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो उसमें बैटरी होता है, तो उसमें बैटरी में जो प्रयोग होने वाला एसिड होता है वो क्या होता है? तो उसमें जो बैटरी में जो एसिड प्रयोग होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा मित्रों? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, सोडा वाटर की बोतल खोलने पे निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही बिल्कुल पहला ऑप्शन ही, दूसरा ऑप्शन देखने का ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व कर दिया जाता है सोडा वाटर की बोतल में, इसीलिए उनको अगर खोलो तो झाग निकलता है, ठीक है। और जैसे बोतल हम लोग खोलते हैं वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीव। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और हम लोग अपने इस सेशन में जो पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यहाँ पे प्रथम लगा हुआ है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। सो 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 111, कहाँ तक थे हम लोग? 111, 111। करंट अफेयर का क्वेश्चन 112, करंट अफेयर का क्वेश्चन है 113, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? कौन से राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ जो आदिवासी आवासों की संख्या है ना वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 115, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 116 करंट अफेयर, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 118 मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, अब कुछ इसका डाटा चेंज हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? योजना का नाम रखना रूपश्री योजना। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूपश्री योजना जो कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, तो किस योजना की यह शुरुआत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गरीब लड़कियों के विवाह के लिए सरकार ने रूपश्री योजना की शुरुआत किया था। तब की बात है, 2018 की बात है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखो करंट अफेयर में एक तो डाटा बदल जाता है, उस समय क्या डाटा था अब का क्या डाटा है, इसलिए मैं नहीं कराता हूँ। 121
ये ज़रा जरूरी है, कभी पूछा जा सकता है। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखो उस समय के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थे सुरेश प्रभु, अभी इनको कोई मंत्रालय नहीं मिला है, तो इन्होंने उस टाइम पे ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति की फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की जो पहली बैठक हुई थी उनकी अध्यक्षता सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। हाँ, ये देखो स्टैटिक का क्वेश्चन है और बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार जीके में मान सकते हैं हम। बिहार के निम्नलिखित जिले में कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। अगर मित्रों आप लोग अगर मैप देखते होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पूर्णिया जो यहाँ पे राज्य है, पूर्णिया नेपाल के साथ साझा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पूर्णिया आपको बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग एक वर्ल्ड मैप खरीदो, इंडिया की मैप खरीदो, और जिस स्टेट की एग्ज़ाम आपका फोकस है, यानी अगर एमपी के एग्ज़ाम पे फोकस है तो एमपी का स्टेट मैप खरीदो, यूपी के एग्ज़ाम पे आप लोग फोकस करना चाहते हो तो यूपी का मैप खरीद लो, अगर बिहार के बीपीएससी पे फोकस करना चाहते हो तो बिहार का एक मैप ले लो, क्योंकि मैप से भी ना 2-4 नंबर आपके आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर में जो है ना, एक नालंदा करके विश्वविद्यालय है, नालंदा महाविहार एट द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, यही जो है कि बिहार में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। 124 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 125 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये सब कुछ सिग्नेचर का डील का है क्वेश्चन है, ये सब डील एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अवार्ड एंड ऑनर से है। क्वेश्चन नंबर 128, यह स्टैटिक जी के बिहार से क्वेश्चन बन के आता है। देखो, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार वाले के लिए तो बताने की ज़रूरत है नहीं, है बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्वेश्चन है और ये अब इसका रिलेवेंट नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 MEU का है, 2018 का बात था, नहीं इम्पोर्टेंट है। 131 देखो, जो सिंधु घाटी यानी सिंधु वैली सिविलाइजेशन थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यह आप लोगों को बताना है। तो उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो था कि उन लोग जो ईंट का यूज करते थे इमारत बनाने के लिए, वो ईंट पक्की ईंट हुआ करती थी। ठीक है, तो पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इन दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, मेगास्थिनिक था वो दूत कहाँ का था, यानी कि वो एम्बेसडर था कहाँ का, कौन से देश का था, यानी कौन से देश का था, किस राजा का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ग्रीक के मतलब, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे शासन चलती थी। और इसका डिस्क्रिप्शन कौन से बुक में है? इंडिका करके एक बुक है, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, विवरण मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वह इनमें से किस विषय पे रिलेटेड है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट पे है, यानी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 134, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक एक धार्मिक पुस्तक है जो कि बुद्धिस्ट की धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। और त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 बास्केट, और 3 बास्केट का इसका मतलब होता है। ठीक है,
तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। देखो ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136। जो मौर्य समाज था, तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जो मौर्य समाज थे वो अपने सोसाइटी का, जो मौर्यन सोसाइटी था, उनको 7 क्लास में क्लासीफाई किए थे, डिवीज़न किए थे। तो इसका मेंशन किस में मिलता है? तो इसका मेंशन मेगास्थनीक जो दूत था ना, तो उसने पुस्तक एक इंडिका लिखा था, और उसी इंडिका पुस्तक में इसका डिस्क्रिप्शन यानी विवरण मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137। प्रसिद्ध चीन यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। कहाँ पे है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138। चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मित्रों, चोल जो प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल का भी शासन काफ़ी अच्छा चलता था, और अभी एक मूवी भी आई है उस टाइम से, PS वर्कर के, पोनियन सेल्वन। मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म, ये सब फिल्में देखनी चाहिए। जो हिस्टोरिकल होता है, पीरियड फिल्म होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, ठीक है। बायोपिक पे जो बेस्ड मूवी होता है, ये सब देखना चाहिए। स्पोर्ट्स पे जो होता है मूवी, वो सब देखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, ये आखिरी क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो मैं PDF लिया हूँ उस पर क्वेश्चन 139 क्वेश्चन है ही नहीं, यानी कि इसमें 12 क्वेश्चन मिसिंग है, 139 से लेके 150 तक। तो मैं 12 क्वेश्चन आप लोगों को अगले सेशन में करा दूंगा। और अभी तक मित्रों मैं आप लोगों को 66वीं, 65वीं, 64वीं और आज के इस सेशन में 63वीं करा चुका। तो और आप लोग अगर लगातार देखते होंगे इस सेशन को, तो आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि पिछले सेशन से इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और 4 साल से तो करीब अभी जो क्वेश्चंस आया था, 67th का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो मैं कहता हूँ कि 15 क्वेश्चन इन्हीं 4 साल के क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के दे दिया गया था। इसलिए आप लोग इस सीरीज को बहुत अच्छी तरह से देखना। आप लोगों के BPSC के एग्ज़ाम में, आने वाले BSSC के एग्ज़ाम में CGL 3 है, उससे 40 मार्क्स पक्का इससे बनने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।